हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में एंड उससे रिलेटेड यूनिट्स के बारे में, कैसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT JEE नीट CSIR नेट गेट जैम BHU DU जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो उन सब में इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे। सी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं एक कोई भी चीज़ जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करती हो, हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ना इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट एक बेस हो सकता है और आपका इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। ना इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासीफाई करने के दो कैटेगरी होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, और दूसरा हम उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। सी सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है आप उसको अगर पानी में ऐड करोगे तो वो कितना डिसॉल्व होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, मान लीजिए कल को मैं आपसे कहूँ मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का सोल्यूशन मुझे बनाना है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर 1 लीटर सोल्यूशन, यानी 1 लीटर मैं यहाँ पानी ले लेता हूँ, चलो फॉर अ टाइम बिंग। तो अब अगर मैं इसके अंदर एसिड को, बेस को या सॉल्ट को जब मैं ऐड करूँगा, तो अगर किसी सॉल्ट को मैं 0.1 मोल से ज़्यादा ऐड कर सकता हूँ पानी में बिना उसका नीचे प्रेसिपिटेट बने। अब प्रेसिपिटेट का मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। देखो आप लोगों को ये पता होगा किसी भी सॉल्वेंट की अपने अंदर किसी भी सल्यूट को लेने की एक कैपेसिटी होती है, जिसे हम उससे कहते हैं उसका सल्यूबिलिटी कितना है। ठीक है, आप इसके अंदर मतलब कहते हैं ना लिमिट से ज़्यादा नमक नहीं डाल सकते, या लिमिट से ज़्यादा आप इसके अंदर एसिड बेस नहीं डाल सकते। सॉलिड की बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग अबाउट सॉलिड। एक क्वांटिटी होती है, भाई सॉल्युबिलिटी आएगी तो सॉलिड की ही बात होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर NaCl डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं NaCl को कितनी भी क्वांटिटी में डाल सकता हूँ? जी नहीं। 1 लीटर पानी की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट क्या होती है, एक टाइम के बाद जब आप डाल रहे हो, अगर आपको यहाँ सॉलिड दिखना स्टार्ट हो जाए तब हम कह देते हैं देखो सर अब इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसके अंदर क्या आ गया है, उसके अंदर सैचुरेशन की लिमिट आ गई है। इससे ज़्यादा नमक अब वो अपने अंदर नहीं लेगा। उस सोल्यूशन को जहाँ पर आप लिमिट से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते और वहाँ पे नीचे आपको सॉलिड दिखने लग जाता है, हम उसे कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं आएगा। तो किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते समय हम कितना, 1 लीटर पानी में आप कितना सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का 0.1 मोल से ज़्यादा मोल उस पानी में जा सकता है और डिसॉल्व हो सकता है, तो हम कहेंगे भैया देखो उस इलेक्ट्रोलाइट की अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है। अब 0.1 मोल कह रहा हूँ मैं, 1 मोल भी नहीं कह रहा हूँ, 0.1/10 हो गया उसका मोलार वेट से, तो हम उसको कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी है, वो हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की सॉल्युबिलिटी, किसी का ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 0.1 मोल से ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेस देन 0.1 मोल, अगर 0.1 मोल से ज़्यादा डालोगे तो बाकी का पूरा जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, उससे ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वो PPT या मतलब प्रेसिपिटेट इन द सेंस वो नीचे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो हम उसे कहेंगे कि वो स्लाइटली सल्यूबल है, स्लाइटली सल्यूबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आप सिर्फ 0.01 मोल से भी कम डिसॉल्व होता है, मतलब 0.01 मोल से ज़्यादा आप 1 लीटर का सोल्यूशन उसका बना ही नहीं सकते, वो जाएगा ही नहीं उससे ज़्यादा, वो उससे बाद एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, हम उसे कहते हैं वो एक स्पेरिंगली सल्यूबल सॉल्ट होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्पेरिंगली सल्यूबल होगा। ठीक है, यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। अब अगली बात, जो चीज़ पानी में एक बार चली गई, वो 0.1 मोल से ज़्यादा हो या 0.1 मोल से कम हो या 0.001 मोल से कम हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पानी में सल्यूबल है, कितनी ही क्वांटिटी में हो, अगर वो पानी में सल्यूबल है और अगर वो पानी में जाने के बाद कंप्लीट आयंस बनाती है कि नहीं बनाती है, वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक AXBY है, आई हैव गॉट AXBY। अब जब मैं AXBY को ऐड करता हूँ पानी के अंदर, उस AXBY सॉलिड में से कितना होगा जो ऊपर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं हद से ज़्यादा डाल देता हूँ तो एक्स्ट्रा जो होगा वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मुझे क्या दिखाई देगा, AXBY इज इन इक्विलिब्रियम विद AXBY, जो कि एक्वियस स्टेट में, यानी आधा वो डिसॉल्व हो गया है, इसको हम कहते हैं कि जो डिसॉल्व्ड हो गया है, और इसको जो हम कहेंगे जो अनडिसॉल्व्ड है,
क्या है, वो अनडिजॉल्व्ड है। और ये जो होगा वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप डाल देते हो तो हम कहेंगे भैया देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, सैचुरेशन पहुँच गया है, इससे ज़्यादा अब इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि जो इंसान डिजॉल्व हुआ है, यानी जो पानी में चला गया है, क्या वो पानी में जाने के बाद वैसा ही रहता है कि वो आयोनाइज हो जाता है? अगर वो पानी में जाने के बाद, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आपने AgCl ले लिया, आपने AgCl को पानी में ऐड किया, अब आपने AgCl का ले लिया था 1 मोल, कितना ले लिया था आपने, मान लेते AgCl का आपने 1 मोल लिया, 1 मोल AgCl आप लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, 1 मोल AgCl में से सिर्फ मान लेते हैं कि AgCl का 0.01 मोल ही डिजॉल्व हुआ, ये क्या चला गया, एक्वियस बना लिया, पीछे कितना रह जाएगा, 1 माइनस 0.1 मोल जो होगा वो पीछे क्या रह जाएगा, अनडिजॉल्व, यानी वो सॉलिड बन के नीचे सेटल हो जाएगा, डिजॉल्व सिर्फ 0.01 मोल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, जो डिजॉल्व हुआ वो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है, मतलब जो पानी में चला गया फिर वो पानी में मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होगा, वो फर्दर जाने के बाद क्या बना लेता है, वो फर्दर Ag प्लस और Cl माइनस बना लेता है। मतलब AgCl पहली बात तो घुलता नहीं है, पानी में डिजॉल्व ही नहीं होता, बहुत कम, और जितना घुलता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, यानी वो क्या बना लेता है, मतलब वो ये फॉर्म में पानी में होता ही नहीं है। यानी अगर मैं AgCl को पानी में देखने जाऊँ तो मुझे बताइए पानी में AgCl किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे सेटल होगा जो कि AgCl सॉलिड है, या तो वो सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, पर सोल्यूशन में भी वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होगा, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा और किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आयंस के फॉर्म में। अब ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा करता है, ऐसा नहीं है हर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा करता है कि AX/BY अगर है तो या तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, X टाइम्स A प्लस और क्या बना लेगा, Y टाइम्स B माइनस। अब मैं देखिए प्लस माइनस एक एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसके फंडे में मैं नहीं पढ़ना चाहता फिलहाल यहाँ पे कि प्लस के सामने कितना आएगा, माइनस के सामने कितना आएगा, सिर्फ प्लस माइनस लिख के चल रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी है क्या कि वो हमेशा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, जी नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा नहीं, हो सकता है कि वो भी इक्विलिब्रियम बना ले किसके बीच में, X टाइम्स A प्लस के बीच में और Y टाइम्स B माइनस के बीच में। जी देखिए वो पानी में डिज़ोल्व हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, 0.1 मोल से ज़्यादा हुआ कि 0.1 मोल से कम हुआ कि 0.01 मोल से कम हुआ, वो डिसाइड करेगा उसका सल्यूबिलिटी कितना है। लेकिन पानी में जाने के बाद, पानी में घुलने के बाद वो पानी में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कि वो थोड़ा बहुत आयोनाइज होता है और थोड़ा बहुत आयोनाइज नहीं होता, ये डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। अगर वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कि देखो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। और अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है और वो आधा डिसोसिएट होता है, आधा नहीं होता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया। नाउ प्रॉब्लम क्या है, जितने भी आप सॉल्ट्स लेते हो, सॉल्ट नॉट एसिड बेस, ये एसिड और बेस जो है ना, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएंगे। एसिड एंड बेस, हो सकता है आपका एसिड बेस कंप्लीटली सोल्यूबल हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, हाईली सोल्यूबल हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी में जाने के बाद या तो वो पूरे के पूरे डिसोसिएट होंगे या तो वो पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे। तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड हो सकता है या एक वीक बेस हो सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में सॉल्ट आ सकता है, एसिड आ सकता है या बेस आ सकता है। मतलब जो एसिड और बेस होते हैं ना, या तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या तो वो वीक हो सकते हैं, या तो वो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे या तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन जो सॉल्ट होता है वो अगर पानी में गया तो वो डिसोसिएट होगा ही होगा, बिकॉज सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमें पकड़ना किसे है, हम सॉल्ट की बात करेंगे। तो मुझे बताओ सॉल्ट की प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो वो या तो डिज़ोल्व होगा या तो डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर वो डिज़ोल्व हो गया तो वो क्या बना लेगा, पानी में जाने के बाद वो आयंस बनाएगा, तो पानी में आपको उसके आयंस मिलेंगे। तो ऐसा ही मान लीजिए मेरे पास है AgCl, आई हैव गॉट AgCl, और AgCl डिज़ोल्व हो जाता है पानी में और वो बना लेता है AgCl। ये हो गया एक्वियस, और इसको हम कहते हैं एक्वियस AQ, और ये हमारे पास पीछे बचेगा सॉलिड। लेकिन क्या वो पानी में AgCl रहेगा? नहीं सर, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो क्या बना लेगा, वो आपको बना के देगा Ag प्लस और वो आपको बना के देगा Cl माइनस। अब मान लीजिए AgCl कितना डिज़ोल्व हुआ उसको हम उसका सल्यूबिलिटी कहते हैं। वो जितना डिज़ोल्व हुआ, हो सकता है 0.001 डिज़ोल्व हो या हो सकता है 0.0012 मोल डिज़ोल्व, कितना भी हो,
हम उसको सल्यूबिलिटी कहेंगे। अब जितना AgCl का सल्यूबिलिटी होगा, Ag प्लस कितना आएगा, जितना उसका सल्यूबिलिटी है, Cl माइनस कितना आएगा, जितना उसका सल्यूबिलिटी है। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं कल को आपको कहूँ मेरे पास PbI2 है, लेड आयोडाइड, ये पहली बात तो बहुत कम डिज़ोल्व होता है, पूरा डिज़ोल्व होता नहीं है। अब जितना भी होता है मान लीजिए वो PbI2 बना लेता है और क्या बना लेता है, वो बना लेता है एक्वियस, और ये क्या हो जाता है, सॉलिड। अब जितना भी डिज़ोल्व हुआ जो पानी में गया वो फर्दर डिसोसिएट होकर क्या बना लेता है, Pb2+ और क्या बना लेता है, 2 टाइम्स आयोडीन माइनस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इसकी सल्यूबिलिटी S है, मतलब कितना डिज़ोल्व हुआ, सर S अमाउंट डिज़ोल्व हो गया। अब सल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ग्राम्स पर लीटर या तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर ग्राम्स पर लीटर में बता रहे हो तो आप बता रहे हो ग्राम सल्यूबिलिटी, किसकी बात कर रहे हो, ग्राम सल्यूबिलिटी के बारे में। और मोल्स पर लीटर यानी 1 लीटर में कितना डिज़ोल्व हुआ, 1 मोल गया, 2 मोल गया, 0.1 मोल गया, 0.1 से ज़्यादा गया, तो हम उसको कहते हैं मोलार सल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं, मोलार सल्यूबिलिटी। तो सल्यूबिलिटी कितनी होगी उसको डिपेंड कर, तो बताने के दो तरीके हैं, तो ग्राम्स के टर्म्स में बताओ कितना ग्राम डिज़ोल्व हुआ, या तो ये बता दो कितना मोल्स 1 लीटर में डिज़ोल्व हुआ। जितना भी डिज़ोल्व होगा लेड कितना बनेगा, जितना उसका स्ट्रोक। देखो जब 1 PbI2 आएगा तब 1 Pb2+ बनता है, तो अगर S PbI2 आया है तो ये भी S बनेगा। जब 1 PbI2 आता है तो 2 टाइम्स आयोडीन बनता है, तो अगर S PbI2 पानी में आया है तो 2 टाइम्स S बनेगा। S क्या है, सल्यूबिलिटी, यानी पानी में कितना डिज़ोल्व हुआ। जितना भी पानी में डिज़ोल्व हुआ उसका डबल आयोडीन बनेगा, क्योंकि स्टोक्योमेट्री कह रही है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कह दूं AXBY मेरे पास है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है AXBY में, एक्वियस में, ठीक है, और ये सॉलिड रह जाता है। मान लेते हैं इसकी सल्यूबिलिटी S है और ये फर्दर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसॉल्व हुआ, डिसोसिएट। मैं सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एसिड बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल एरो डाली हुई है। अगर एसिड बेस की बात करता तो मैं यहाँ डबल एरो डालता, जाएगा नहीं जाएगा, पानी में तो चला गया, पर पानी में जाने के बाद वो टूटेगा आयंस में कि नहीं टूटेगा, वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। समझ में, पानी में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि वो हाईली सल्यूबल है, स्लाइटली सल्यूबल है कि स्पेरिंगली सल्यूबल है। समझा। तो मान लीजिए ये तुमको देगा x टाइम्स a प्लस और ये तुमको देगा y टाइम्स b माइनस। तो मुझे बताइए कितना ax by पानी में आया, s, तो a प्लस कितना बनेगा, x टाइम्स s, b माइनस कितना बनेगा, y टाइम्स s। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस कितना हो जाएगा, x इंटू सल्यूबिलिटी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b माइनस कितना हो जाएगा, y इंटू सल्यूबिलिटी। लॉजिक समझा ना। मेरा एक अगला क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम किसके और किसके बीच में है। भाई आपने लग तो ऐसा रहा है कि इक्विलिब्रियम जो डिसॉल्व नहीं हुआ, जो नीचे सॉलिड बच गया उसके बीच में है, और जो इस ये पानी में चला गया उसके बीच में। अरे लेकिन जो पानी में गया वो तो बन तो आयंस गया ना, तो इनडायरेक्टली ऐसा नहीं लगता a प्लस के बीच में और b माइनस के बीच में और जो नीचे सॉलिड बैठा हुआ है उसके बीच में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बीच वाली क्वांटिटी तो पानी में रहती ही नहीं है ना, वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। लॉजिक समझा। तो कहना इसे इक्विलिब्रियम इज बेसिकली बिटवीन ax by जो कि सॉलिड है, एंड इक्विलिब्रियम इज बिटवीन x टाइम्स a प्लस एंड y टाइम्स b माइनस, क्योंकि बीच में ये आना चाहिए था पानी में कितना डिसॉल्व हुआ, पर जो डिसॉल्व हुआ वो फर्दर डिसोसिएट हो गया। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में बना कि आयंस में से डिसोसिएट होगा कि वो आयंस नीचे आ जाएगा सॉलिड बन के, या तो वो आयंस में जाएगा या तो आयंस में, जितना भी डिसॉल्व होगा हम उसका सल्यूबिलिटी कहेंगे। और आयंस कितने बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्टोक्योमेट्री कितनी है, x है कि y है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताइए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस रेज टू x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b माइनस रेज टू y होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ax by, पर ax by तो क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन तो आयंस का होता है, तो ये तो पिक्चर से हट गया, बचा कौन सिर्फ ये। आपको ये नहीं लग रहा आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, वो भी कब, सैचुरेटेड सोल्यूशन में। हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, इंतजार करेंगे कि जब तक वो नीचे सॉलिड बन नहीं जाता तब तक हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। जैसे ही तुमको नीचे सॉलिड दिखने लग गया हम श्योर हो गए सॉल्युबिलिटी, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने के बाद कितना डिसॉल्व हुआ, कितना सल्यूबल है, सैचुरेशन पर कितना पानी में है, हम उसको कहेंगे उसका सल्यूबिलिटी। भाई इतना ही पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा वो नीचे सेटल हो गया, तो हम कहेंगे कि डोंट यू फील ये क्या है, सैचुरेशन पर आयंस का प्रोडक्ट, सैचुरेशन पर आयंस का प्रोडक्ट। सैचुरेशन पर मतलब कि जितना सल्यूबल हुआ है, जितना सल्यूबल हुआ है इक्विलिब्रियम आने पर, सैचुरेशन आने पर, वो जो सल्यूबल है उसके जो आयंस हैं उसका प्रोडक्ट।
जितना भी सल्यूबल हुआ है, जितना भी सल्यूबल हुआ है, इतना सल्यूबल हुआ, बाकी का नीचे बैठ गया, उसके आयंस का प्रोडक्ट, इसीलिए इसको कहा जाएगा सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक तरीका का सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या दिखाता है वो दिखाता है, अब नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर वो तो सॉलिड है, सॉलिड को हम नहीं लेते हैं, वो तो सॉलिड की एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, हम उसको लेते ही नहीं है। आयंस का जो डिजोल्व होगा उसी का तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जो नीचे सेटल हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा। अब मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, x इंटू एस रेस टू एक्स, ये कितना था y इंटू एस रेस टू वाई। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, x रेस टू एक्स सल्यूबिलिटी रेस टू एक्स, y रेस टू वाई सल्यूबिलिटी रेस टू वाई। तो कैन आई रीअरेंज इट, x रेस टू एक्स, y रेस टू वाई सल्यूबिलिटी रेस टू x प्लस वाई, परफेक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का। अब ये सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो ये बताता है कि कितना आयंस बना के डिसॉल्व हो जाएगा और कितना नीचे सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। अब सॉलिड को तो हम लेते नहीं है, तो बचा कौन, आयंस। आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। वाई सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हमने ये निकाला है, उससे पहले नहीं निकाला या उसके बाद नहीं निकाला। सैचुरेटेड सोल्यूशन पर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर विल बी कॉल्ड एज सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है AgCl, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, पानी में आधा घुलता है, नहीं घुलता है, जो घुल जाता है वो डिसोसिएट हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है लेट अस से PbI2 लेड आयोडाइड, फिर हमारे पास आ जाता है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, फिर हमारे पास आ जाता है बेरियम सल्फेट BaSO4। ये सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो पानी में डिसॉल्व होंगे, थोड़े से स्पेरिंगली सोल्यूबल हैं, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, पर जितने भी डिसॉल्व होंगे या सोल्यूबल होंगे वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो क्या हम इनका KSP निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं 1:1 टाइप का सॉल्ट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x और y आयंस कितने हैं यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे 1:2। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द चार्जेस, लेड कितना है 1 और आयोडीन कितना है 2, यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 1:1। सिमिलरली मेरे पास हो सकता है AlCl3, क्या हो जाएगा 1:3 टाइप का। तो कैन वी हैव अ रिलेशन फॉर KSP, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा 1:1 सल्यूबिलिटी 1+1, क्या आ जाएगा सल्यूबिलिटी स्क्वायर। इसका बताइए KSP क्या हो जाएगा, सर 1:2 है ना, तो 1:1 2:2 और सल्यूबिलिटी 1+2, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स सल्यूबिलिटी क्यूब। इसका बताइए तो KSP कितना हो जाएगा 1:1 2:2 सल्यूबिलिटी 1+2, आंसर कितना आएगा सल्यूबिलिटी 4 टाइम्स सल्यूबिलिटी क्यूब, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका बताइए KSP, देखो जो ऊपर वाले का है वो इसका आएगा सल्यूबिलिटी स्क्वायर। इसका बताइए कितना हो जाएगा KSP का वैल्यू, तो सर 1:1 3:3 और सल्यूबिलिटी रेज टू 3+1, यानी 27 टाइम्स सल्यूबिलिटी क्यूब। ना दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, समझ में आया ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बताइए इनका यूनिट्स क्या होगा, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का यूनिट क्या होगा। तो सर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जब आप निकालते हो तो x⁻x निकालते हो, y⁻y और सल्यूबिलिटी रेज टू x+y निकालते हो। अब ये तो नंबर्स होते हैं, इनका तो यूनिट हुआ नहीं, तो सारा यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, जिसमें सल्यूबिलिटी को आप किस में ले रहे हो। अगर आप सल्यूबिलिटी को मोलैरिटी में ले रहे हो, व्हाट इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर को मोलैरिटी बोलते हैं, या तो आप उसको ले सकते हो ग्राम्स में, ग्राम्स पर लीटर। तो हम यूजुअली मोलैरिटी में लेते हैं, मतलब उसका मोलार सल्यूबिलिटी लेते हैं, मोल्स पर लीटर मोलैरिटी। तो अगर मुझे बताइए KSP का वैल्यू और निकल के आता है सल्यूबिलिटी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी रेज टू स्क्वायर। अगर KSP का वैल्यू निकल के आता है, जैसे यहाँ देख लीजिए 4s³, अगर सल्यूबिलिटी का आंसर आता है 4s³, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अब 4 तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हो जाएगा मोलैरिटी रेज टू क्यूब। आई होप यू गॉट द पॉइंट, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी रेज टू क्यूब, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी रेज टू क्यूब, इसका यूनिट मोलैरिटी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी रेज टू क्यूब। सो यूनिट सी नंबर अलग अलग है, इसमें 27 है,
इसमें 4 है, लेकिन इसमें भी मोलैरिटी क्यूब है और इसमें भी मोलैरिटी क्यूब है। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन कि नंबर क्या है, वो डिपेंड किस बात पे करता है कि वो सल्यूबिलिटी रेज टू पावर कितना है, आगे का नंबर चेंज हो सकता है। तो यूनिट में भी सेम, द यूनिट में भी सेम, अगर आप उसको मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हो, अगर मोलैरिटी की जगह ग्राम्स में करते तो क्या हो जाता था, ग्राम्स पर लीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाता था, ग्राम्स पर लीटर रेज टू क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ग्राम्स पर लीटर रेज टू क्यूब। तो उस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें, ये फंडा यहाँ से समझ में आया। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ में आई कि सल्यूबिलिटी क्या होती है और स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। मतलब हो सकता है वो स्पेरिंगली सल्यूबल हो, हाईली सल्यूबल हो, पर वो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो स्पेरिंगली सल्यूबल, हाईली सल्यूबल ये बताता है पानी में कितना डिजॉल्व हुआ, और स्ट्रॉन्ग और वीक बताता है कि पानी में जाने के बाद वो पूरा डिसोसिएट हुआ कि वो आधा डिसोसिएट हुआ या नहीं हुआ, किस हद तक हुआ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरे डिसोसिएट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। स्पेरिंगली सल्यूबल, स्लाइटली सल्यूबल एंड सल्यूबल। मैं उम्मीद करता हूँ ये फंडा क्लियर और इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली होगी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, फिर आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करोगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, हर जगह ये काम आने वाला है। प्रेसिपिटेशन में, ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एनालिसिस में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। अगर आप इसका पूरा कोर्स देखना चाहते हो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो मैंने एप्लीकेशन पे बनाया हुआ है, मैंने ऐप पे पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पे डिटेल में एक के साथ एक पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम के 18-19 वीडियो हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम के भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। लाइन से मैंने एक बार प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया हुआ है, तो आप वो विजिट कर सकते हो एप्लीकेशन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे इस कोर्स को परचेस करके देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।